क्या हम लोग लाइव आ गए हैं क्या बेटा? आर वी लाइव नाउ? बच्चों अगर लाइव आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार कि हम लोग लाइव आ गए हैं। एज फार एज आई कैन सी, या वी आर लाइव नाउ। Okay, I think we are live. Yeah, I got the idea. Okay, so that is fine. We are live now. Just go and share the particular link. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं, सच दैट जो भी प्यारे बच्चे अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं, सेशन को ज्वाइन करें, सेशन को एंजॉय करें, राइट। आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक बच्चों। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एक बार सभी बच्चों जल्दी से इवेंट को प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके मित्र परम मित्र हैं जो भी सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं फटाफट आ जाएं और सेशन को ज्वाइन करें। राघव जी, हर्षाली जी, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये एक आउट ऑफ द लाइन टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है। वैसे हम लोग काफ़ी टाइम से कि दीज आर सर्टेन स्मॉल 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 टॉपिक्स जिनका कंट्रीब्यूशन अगर बात किया जाए बेटा तो काफ़ी ठीक ठाक रहता है। अगर हम इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द अगर आप बात करें कि भाई कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कितना कम पढ़ना पड़ता है, तो ये वो कुछ ये चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ना थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये एक जरूर थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ये जेई के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसका पर्सपेक्टिव अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओलंपियाड का मतलब हो गया बेटा कि अगर हम लोग इफ यू टॉक अबाउट द एनएससीपी, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक बेटर आउटपुट रहेगा अगर आप लोग इन सब इस पर्टिकुलर चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप सभी को काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। आज वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से लेके सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हम लोग प्रॉपरली पढ़ें, और किस तरीके से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ आई, और लाइट को किस तरीके से समझा गया, न्यूटन की कॉर्पस्क्यूल थ्योरी क्या थी, कौन कौन सी थ्योरीज इसमें आई हैं, हम लोग आज डिटेल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं और उसी की चीज़ें आगे आपको समझाने वाले हैं। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, YDSC एक्सपेरिमेंट। दिस इज मी शुभेंदु मिश्रा। आई एम करेंटली सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान, और यहाँ पर हम आप सभी प्यारे बच्चों के साथ जुड़ के काफ़ी अच्छी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके पहले एलन कैरल स्ट्रीट कोटा में पढ़ाता था, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। दीज आर द टेलीग्राम चैनल, ये अनअकैडमी सुपर जी, ये चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे रिलेटेड अपडेट आपको सारे के सारे सुपर जी चैनल मिल जाएंगे, और मेरे वीडियोस, मेरे स्पेशल क्लास से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। दीज बोथ आर द चैनल आर ओन्ड बाई अनअकैडमी इटसेल्फ, राइट। आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के अंदर आपको जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहें, आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहें तो जेई की, ओलंपियाड की करना चाहें तो ओलंपियाड की, आप जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहें आप उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यू कैन हैव द प्रिपरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर हर वो पर्सन मौजूद है जो आपको उस मुकाम तक पहुँचा सकता है। तो सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की यही है कि आपको सभी लोग मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको मिलेंगे, और एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जितने भी एजुकेटर हैं आप किसी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, सभी से पढ़ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस भी देखने को मिलेगी, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
सब्सक्रिप्शन आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट्स कॉस्ट 90,000 रुपीज़ फॉर 24 मंथ। SM11 कोड के माध्यम से बेटा आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपको अगर मेरे मेंटरशिप के अंदर आना है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू माय मेंटरशिप, यू कैन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब विद द कोड SM11 कोड के माध्यम से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपकमिंग बैचेस जो अक्टूबर में आने वाले हैं वो एक्सेल बैच ड्रॉपर्स का है। ये सारे बैचेस जो हैं अभी ड्रॉपर के बहुत सारे बैचेस जो हैं वो आ रहे हैं अक्टूबर में, तो आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक एक्सेल नाम से हम लोग एक इवेंट भी लॉन्च कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को लेकर कंफ्यूज हैं, काउंसलिंग एकेडमिक प्लानिंग कैसे करें, आप उसको भी कर सकते हैं स्टार्ट। और इसमें आपको इनरोल करने के लिए SM11 कोड फ्री कोड है, आप फ्री कोड के थ्रू इसके अंदर जुड़ सकते हैं। इसके अंदर आपकी काउंसलिंग की जाएगी 30 अक्टूबर को 10 बजे 1 से 15। और सिमिलरली क्लास 10 11 के बच्चे जो हैं उनका सेशन है डिकोड IIT-JEE प्रिपरेशन, जो 10 बजे से होगा। जेई आपके लिए है कि नहीं है, कैसे करें, टॉप एजुकेटर किस तरीके से पढ़ाते हैं, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सेशन 2 होगा ड्रॉपर के बच्चों के लिए कि कैसे रैंकर्स ने पढ़ाई की है और आप कैसे अपनी पढ़ाई को उसके करस्पॉन्डिंग ला सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। T20 टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, अमेजन वाउचर्स वगैरह फ्री मिलेंगे और ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ये अनअकैडमी चैम्पियंस की लिस्ट है और इसमें कई सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे रैंक्स स्कोर की हुई हैं और काफ़ी अच्छे रैंक्स ये लोग सब IIT बॉम्बे कोई कहीं पहुंच चुका है। तो आप भी अपनी इस पूरी जर्नी को बढ़िया कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़ के। अगर आप रैंकर्स लिस्ट में फीचर्ड होना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अपना फॉर्म भरिए। अनअकैडमी के साथ आपका क्या ताल्लुक है, आपने कैसे पढ़ा है, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, आप उसमें डालिए और आप भी अनअकैडमी के इस लिस्ट में फीचर हो सकते हैं। तो फीचर होने का बहुत अच्छा मौका है। IIT-JEE कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप आपको मेगा कॉम्बैट एग्जामिनेशन मिलेगी। हर संडे को 11 बजे होता है, 60 मिनट 21 क्वेश्चंस होते हैं, 777 PCM के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, और एक बहुत शानदार सा आपको आउटपुट देखने को मिलता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स, एंड दैट इज लेक्चर 1 ओवर हियर। सो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइट। अगर हम लाइट के इन्वेंशन की बात करें या क्रोनोलॉजी की बात करें कि किस तरीके से लाइट को डिस्कवर किया गया, क्रोनोलॉजी ऑफ लाइट क्या थी, किस तरीके से लाइट की डिस्कवरी हुई और फिर किस तरीके से आपने लाइट के नेचर को समझा गया, तो अगर समझा जाए तो ये लाइट की खोज ये लगभग हो गई थी बेटा यूलिड के समय में, बिफोर क्राइस्ट, BCs में, बिफोर क्राइस्ट में अगर आप बात करें तो वो आपकी ये खोज वहां पर हो गई थी। अब इस खोज की स्टार्टिंग जब हुई, जब यूलिड ने बात की, तो यूलिड की जो कहानी थी, जो एंशियंट, देखो सबसे पुराने समय पे ग्रीस जो था, जो अगर आप बात करें अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा साइंस का इवोल्यूशन जो हुआ है इन द एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम, दैट वाज इन द ग्रीस, दैट वाज इन द अफ्रीकन कंट्रीज। वहाँ पे बहुत अफ्रीकन और जो इटली के रोम ये थे, जो यूरोपियन और अफ्रीकन जहाँ मिलते हैं दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पर अफ्रीका में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। आप देखेंगे बहुत सारे लेटर ग्रीक लेटर्स हैं। हिस्ट्री की बात किया जाए तो सबसे पहले यूक्लिड का एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो बिफोर क्राइस्ट में रहते हैं। लगभग अगर बात किया जाए तो 330-340 ऐसे कुछ साल पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट में। तब यूक्लिड ने जो डेफिनेशंस या जो डिफाइन किए थे, बेसिकली यूक्लिड ने एक ज्योमेट्री डिफाइन की थी। यूक्लिड इज द, अगर देखा जाए तो फादर ऑफ ज्योमेट्री भी आप इनको बोलते हैं। और इनका ज्योमेट्री जो था, दिस ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और बोल सकते हैं रे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और इन्होंने इसके स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन के, इसके रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट के माध्यम से बहुत सारे नियम, रिफ्लेक्शंस और रे के प्रोपोगेशन को समझाने की कोशिश की थी। फिर धीरे धीरे यूलिड के पहले भी बहुत सारे, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, ये सब के सब जितने आप लोग नाम सुनते हैं, ये सब के सब बहुत बड़े बड़े आदमी थे और इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और सभी के कंट्रीब्यूशन रहा। क्योंकि उस समय पर
रिसर्च के एस्पेक्ट अगर देखे जाए बिफोर क्राइस्ट में, तो सबसे बड़ा सन ही होता था क्योंकि उस समय तो इतना बड़ा इवोल्यूशन था नहीं बेटा। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो प्लानिटरी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस के जो चेले थे, प्लेटो, इन सभी लोग, ये लोग क्या थे, ये लोग बाबा टाइप लोग थे। और बाबा लोग जैसे अभी बाबा और साइंटिस्ट में अंतर होता है। पुराने जमाने में पहले बाबा मतलब जो मार्गदर्शक होते थे, जैसे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस को हम लोग बात करते हैं, सुकरात बोलते थे, उनके चेले को प्लेटो बोलते थे, एरिस्टोटल थे। इन सभी लोगों की अगर बात की जाए तो ये मार्गदर्शक थे, ये उस जमाने के बाबा लोग थे। लेकिन उस जमाने के बाबा लोग साइंटिस्ट हुआ करते थे। अभी जमाने में बाबा लोग अलग हैं, साइंटिस्ट अलग, लेकिन पुराने नहीं थे। साइंटिस्ट मतलब वो विचारक होते थे, वो विचार करते थे, वो चीजों को ऑब्जर्व करते थे और बताते थे देखो ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और वो धीरे धीरे यूलिट ने भी अपनी इन बातों को बताया, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को देखा और पार्टिकल नेचर की बात की। फिर इसके बाद कहानी आगे की तरफ शिफ्ट हुई, और यहां से फिर कहानी यूलिट के बाद जो मेन कहानी आती, बीच में तो कई सारे लोग आए, स्नेल साहब भी आए जिन्होंने रिफ्रैक्शन के नियमों को समझाने की कोशिश की और बहुत सारे नियमों को बताने की कोशिश भी की। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुई थ्योरी वो है न्यूटन की कॉप्स। मेरी एक बच्चे से बात, देखो कोई स्पेलिंग में नहीं जाएगा ये पहले बता दें। कॉर्प्स, कॉप्क्यूल थ्योरी ऐसा कुछ है यार, कॉप्सक्यूल है, कॉप्क्यूल है, ऐसा कुछ है, कॉर्प्सक्यूल, ऐसी कुछ थ्योरी थी। मतलब एक सेकंड में नाम देख लेता हूँ यार, एक्चुअली मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा कमजोर हो जाता है, तो मैं जस्ट गिव अ मोमेंट बेटा, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूटन कॉप्सक्यूल थ्योरी। स्पेलिंग में एक बार देख लूँ क्योंकि अभी मेरी गलत हुई है। कॉप्सक्यूल थ्योरी, कॉर्पस्क्यूल, कॉर्पस्क्यूल, यस। न्यूटन corpuscle. In this theory, Newton defined that a ray of light is simply a bunch of particles, those are moving bunch of corpuscles. These particles are, उन्होंने रे ऑफ लाइट का जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन था वो उन्होंने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन इस तरीके से है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉप्सिक्यूल थ्योरी। और इन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इनको उन्होंने नाम दिया कॉप्सिक्यूल का। किसका नाम दिया बेटा? कॉप्सिक्यूल का नाम दिया। कॉप्सिक्यूल थ्योरी कहीं ना कहीं बहुत फेमस थ्योरी हुई, बहुत लोगों ने इसको किया क्योंकि इसके हेल्प से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, न्यूटन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूटन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड न्यूटन वाज एबल टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट। लाइट में जो एनर्जी है उसकी बात उन्होंने की थी, क्योंकि पहले तो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि एनर्जी कहाँ है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, बेसिकली ये तीन चीज उन्होंने प्रूव की थी, ये उनका मामला सेट हो गया था। बट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉप्सिक्यूल थ्योरी, न्यूटन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मेजर थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। जब सूरज से किरणें आती हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, अब समझिएगा इस बात को, और ये बड़ी ही एस्टोनिशिंग है। इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स का देखना, उनका क्या थ्योरी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों चेंज हो जाता है इनसाइड द मीडियम, ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ पाए थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्यों बदल रहा है, ये सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इंटरफेरेंस होता है कि आप सोचना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरफेरेंस को थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, थोड़ा सा फील करोगे तो थोड़ा सा और मजा आएगा। मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, आप सभी के सामने एक लाइट का एक बल्ब लगा होगा, कहीं ना कहीं आप देख ही रहोगे, अगल बगल कोई ना कोई बल्ब होगा। अगर कोई बल्ब है, कॉप्सिकुलर थ्योरी, मानिक थैंक यू बेटा, आई एम सॉरी, ओके दैट्स ग्रेट। श्रेयांश अनअकैडमी प्लस पर भी है, हाँ अनअकैडमी प्लस पर तुम दिखाई नहीं पड़े मुझे, मैं तुमको बुलाता रहा। अब अगर मैं बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से यहाँ पे कि
उन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए, बट इंटरफेरेंस को अगर समझना है तो आप कभी सूरज को देखो, सूरज को अपनी आंखों से देखो, फिर आंखों को कम करो, आंखों को छोटा करो, आंखों को बंद करने की कोशिश करो। एज यू स्टार्टेड मिनिमाइजिंग योर आईज, आपने आंख को जैसे आप थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली यू कैन ऑब्जर्व, आप तुरंत देख सकते हैं कि क्या होता है। हेलो केटीएस, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े बेटा। आज 4 बजे टेस्ट लेके आ रहा हूँ स्पेशल क्लास पे, अच्छा टेस्ट है, कल भी लिया था लेकिन आप लोग दिखाई नहीं पड़े तो कम मज़ा आया। आज भी टेस्ट लेके आ रहा हूँ, देखता है आज आप लोग कितने लोग करते हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो देखते हैं, ठीक है। फुल सिलेबस है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पे है लगभग लगभग, लेकिन आप लोगों के टॉपिक ज़्यादा रिलेटेड है, उनका ज़्यादा स्कोप है, उनको ज़्यादा ऊपर से ले रहे हैं। और मेजर मैकेनिक्स का ही करेंगे, मैकेनिक्स मेजरली मैकेनिक्स का रखेंगे। आज का टेस्ट जो होगा मैकेनिक्स पर बेस्ड रखेंगे। टुडेज टेस्ट इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। ठीक है, अब इंटरफेरेंस को नहीं, अब मैंने कहा आप सनलाइट को देखो, अचानक से ऐसे सन को देखो, घूरो और अपनी आंख आंख के ये जो आईलिड्स है इनको बंद करने की कोशिश करो, और एज यू स्टॉप दिस आईलिड्स, आईलिड्स कैसे करने की कोशिश करो, आपको दिखाई पड़ेगा सूरज से किरणें निकल रही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। आप समझना बेटा इस बात को, आपने सूरज में किरणें क्यों देखी, मतलब आपने किरणें देखने का मतलब क्या था कि कहीं पर बहुत ब्राइट लाइट देखी और कहीं पर एकदम डार्क देखा। सोचना इस बात को, ये फिनोमिना वो फिनोमिना था जिसने दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च पैदा की है। ये जो किरणें निकलती हुई देखते हैं, किरणें का मतलब क्या होता है, किरणों का मतलब होता है, रेज का मतलब होता है कि आप कहीं ब्राइट कहीं डार्क देख रहे होते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करिए, अभी अगर अभी आप लोग देख सकते हो, आप सन को देखिए और सन को ऐसे करिए, आपको दिखाई पड़े कहीं काला है कहीं सफेद है, मतलब कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है। और यही ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, इसी को हमने इंटरफेरेंस का नाम देंगे आगे भी, और दिस इंटरफेरेंस विल बी डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस। और ये फिनोमिना किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, न्यूटन साहब के आसपास के किसी भी लोगों ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेटर ऑन फिर हमारे मैक्सवेल साहब आ गए, और मैक्सवेल साहब और प्लैंक साहब ने मिलकर अगर देखा जाए तो इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने में। रेडिएशन और ईएम वेव को समझने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सवेल साहब का रहा है। और जब ये मैक्सवेल साहब आए तो उन्होंने इस नेचर को, देखो ये नेचर बहुत गजब का था कि ये सनलाइट साला इतना, सन इतनी बड़ी एनर्जी छोड़ रहा है और फिर भी हमें काला दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं थी कि कोई कहते कि सूरज की रोशनी में अंधेरा है। अरे सूरज की रोशनी में कैसे अंधेरा हो सकता है, मतलब लोग तो आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं इस चीज पे। लेकिन फिर वो जब ऐसे कहते हैं अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करो, देखो दिखाई पड़ेगा अंधेरा है, और नाउ यू आर एबल टू सी। और दिस नोबडी वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस साइंटिफिकली कि यार ये कैसे पॉसिबल है। फ्रॉम देयर सर्टेन न्यू थ्योरीज केम इनटू द पिक्चर। मैक्सवेल ये पैरेलल काम कर रहे थे, मतलब ये लाइट पे काम नहीं कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन पे काम कर रहे थे। फिर लाइट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को समझा गया। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स की बात आने लग गई, प्लैंक की कहानियां बढ़ने लग गई, मतलब 18th सेंचुरी एंड हो रही थी, 1900 सेंचुरी आने लग गई, तो स्पेक्ट्रम की एनालिसिस बहुत अच्छी होने लगी। स्पेक्ट्रम एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को विजिबल रेज भी समझ में आ गई, और हमने इस बात को समझा कि यार लाइट रेज जो हैं ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया मैक्सवेल और प्लैंक ने। और बाय दिस फिनोमिना, मैक्सवेल और प्लैंक के वेव फिनोमिना को समझते हुए इन्हीं के एक शागिर्द बोल सकते हैं, इनके साथ वाले थे जिनका नाम था वो हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूजन जो भी आप लोग वर्ड दें, वैसे मैं हाइजेंस बोलता हूं, कहीं पर ह्यूगन भी बोला जाता है, हाइजेन प्रिंसिपल। एंड ही डिफाइन हाइजेन प्रिंसिपल की दो सबसे बड़ी बातें हैं जो हाइजेन साहब ने बोली और हाइजेन साहब ने डिफाइन करी, और इसी थ्योरी पर बेस्ड फिर ये इंटरफेरेंस पैटर्न को डिफाइन किया गया। तो इंटरफेरेंस पैटर्न वाज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ हाइजेन। अब क्या है हाइजेन प्रिंसिपल ये समझते हैं।
क्योंकि हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इन दिस चैप्टर। हाँ, हाइजन केमिस्ट्री वाले, यस 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 यस, वही है बेटा ये ह्यूजन प्रिंसिपल, ह्यूगेन या हाइजन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं। हाइजन प्रिंसिपल बेसिकली दो बातों पे विश्वास करते थे। उनके बेसिक, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, आप बोलेंगे सर देखो हाइजन प्रिंसिपल का ये था कि ईच प्राइमरी सोर्स is creator of secondary source and secondary becomes primary। अब ये शब्द कुछ खुद में ही कुछ कंफ्यूजिंग से कभी कभी बच्चों को लग जाते हैं। होता क्या है और इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी सी चीज़ है। हाइजन प्रिंसिपल ने किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, उनकी लॉजिक क्या है वो समझना बेटा, क्योंकि कम आपको समझ में आती है, कम जगहों पर मिलता है, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा। और उन्होंने वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इट इज सिंपली द लोकस ऑफ सेम फेज पार्टिकल। क्या हो गया बेटा ये, इट इज द लोकस ऑफ सेम फेज पार्टिकल्स। आपने कहा सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, क्या आप बोलना चाह रहे हो इस चीज से। मैंने कहा देखो बेटा एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा ये पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है बेटा ये, दिस इज अवर पॉइंट सोर्स। एंड विद दिस पॉइंट सोर्स देयर आर द लाइट दैट इज एमिटिंग। इसके कारण कुछ लाइट एमिट हो रही है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये लाइट एमिट हो रही है, चारों दिशाओं में एमिट हो रही है। आपने कहा बिल्कुल चारों दिशाओं में एमिट होगी। और अगर ये चारों दिशाओं में लाइट एमिट हो रही है तो यहां से जो लाइट निकल रही होगी वो वेव नेचर के फॉर्मेट में निकल रही होगी, तो ये सबका वेव नेचर ऐसा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और अगर सभी के सेम फेस के पार्टिकल, मतलब इन पार्टिकल को पकड़ लिया जाए, तो ये सेम फेस के पार्टिकल्स क्या बना रहे हैं। आपने बोला सर सेम फेस के पार्टिकल एक स्फीयर बना लेंगे, क्योंकि चारों तरफ निकलेंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा। अब यही पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे तो ये स्फीयर जो होगा वो लगातार बढ़ता जा रहा होगा। भाई लाइट निकलना स्टार्ट होगी तो सेम फेस के पार्टिकल्स बढ़ना स्टार्ट करेंगे, दूर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। In this way, these waves are propagating in all direction, all outward direction, and wave front become spherical in nature। और यहां पर आप इस बात को बोल सकते हैं कि वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल। तो पहला शब्द जो उन्होंने डिफाइन किया वो तो वेव फ्रंट का था। और वेव फ्रंट के अंदर उन्होंने क्या बोला कि भैया जितनी भी रेज निकल रही है वो बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही हैं, और दीज ऑल वेव्स, ये सारी की सारी वेव्स जो हैं, ये सारी की सारी वेव्स, ऑल वेव्स इन दिस पार्टिकल आर हैविंग द सेम फेस पार्टिकल। का बिल्कुल सही बात है। सेम फेस पार्टिकल का मतलब होता है जो एक समय पे एमिट हुए। सेम फेस ऑब्वियस सी बात है कि हर लैम्डा के बाद सेम फेस होगा, बिल्कुल सही बात है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2, इनका भी फेस सेम होता है। स्केडिया शायद ये बात कहना चाह रहे हैं कि सर ये सारे 1-1-1-1 वाले पार्टिकल का फेस सेम होगा, ये बात तो ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो चारों दिशाओं में निकली हैं, उसमें जो एक साथ निकले हुए सेम फेस के पार्टिकल्स हैं, उसके उन पार्टिकल्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ये छोटी सी बात हो गई आपके पास। आपने कहा ठीक बात है, हमने भी बोला ठीक, आपने भी बोल दिया ठीक, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल नेचर का है। अब उन्होंने बोला क्या, जो इन्होंने बात पूरी, उन्होंने कहा देखो यार, हर एक पार्टिकल इन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, और क्यों बोली गई इस लॉजिक को समझिएगा। इस लॉजिक को समझने का पहले कारण बताऊंगा, फिर इनके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूं।
उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ही कॉमन सा सिनेरियो देखने को मिल रहा था। क्या था सिनेरियो? एक ये लाइट सोर्स था बेटा, ऐसा समझना, एक ये लाइट सोर्स था, इससे लाइट निकल रही थी, इसके सामने हमारे पास एक स्क्रीन थी यहां पे। अच्छा ये समझिएगा, ये स्क्रीन है, थोड़ी सी लाइट लाइन को इग्नोर करिएगा मेरी। और यहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा ये लगा दिया, एक शेडो या एक ऑब्स्ट्रक्ट लगा दिया, जिससे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इसके बीच में। अब ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गया इसके बीच में, तो यहां से जो लाइट रेज निकली वो ऐसे निकल रही थी। ऐसे आइडियली हमसे बोला गया कि लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकल के जाएंगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लाइट रेज कुछ ऐसे। तो आइडियली ये देखा गया या ये समझा गया कि यार ये इलाका जो होना चाहिए, यहां पर दिस मस्ट बी ब्लैक, यहां पे डार्क रीजन होना चाहिए, दिस मस्ट बी डार्क रीजन। लेकिन ये डार्क रीजन हुआ नहीं। आप अपने घरों में देख सकते हैं, आप अपने कमरे के अंदर अंधेरा कर लें और गेट को थोड़ा सा खोल दें, हल्का सा। आप रात को सोने जा रहे हो, हॉल में बाहर कहीं लाइट जल रही हो और आपका गेट कहीं थोड़ा सा खुला हो, आप वहां से लाइट आती हुई देखते हैं। लेकिन जब वो लाइट आपके रूम में अंदर आती है तो आपको ऐसा लगता है हाँ फैल गई वो लाइट। अब वो लाइट सिर्फ उस एक पॉइंट पे नहीं गई, बल्कि वो फैलती हुई गई है लाइट। कुछ ऐसा आभास, कुछ ऐसी चीजें आपको महसूस भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें आपको फील भी होंगी। बात भी सही है, आपने कहा सर ऐसा तो होता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। वेरी गुड। दैट फिनोमिना, दैट बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमिना इज कॉल्ड एज द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। उन्होंने देखा ये लाइट कुछ यहां पर भी आई है, ऐसा नहीं सिर्फ डार्क रीजन यहां है, यहां पर भी लाइट रीजन एग्जिस्ट किया, लाइट और जगहों पर भी आई। तो आपने बोला सर ये पूरा डार्क रीजन अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहां पर बैंडिंग ऑफ लाइट एग्जिस्ट की, और दिस बैंडिंग ऑफ लाइट के कारण जो यहां फिनोमिना आया, इसको एक्सप्लेन किया है विद द प्रिंसिपल ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, जिसको हाइजन का प्रिंसिपल बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए होता है, he said it happens because of this one, कि जैसे ये लाइट रेज बाहर निकलती हैं और इनको इंडिपेंडेंटली देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ देखते तो बड़ा मन में कंफ्यूजन आ जाता है। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो यार ये एक वेव फ्रंट है, बिल्कुल है। अब वेव फ्रंट को अगर वेव से देखोगे तो परेशान हो जाओगे। मैंने कहा कैसे देखना? मैंने कहा देखो इस वेव फ्रंट का हर पार्टिकल, जैसे कि एक ये स्फेरिकल सोर्स था, अब इसको इस तरीके से देखना अलग से। ये स्फेरिकल सोर्स था, इसने एक वेव फ्रंट छोड़ा इस तरीके का, दैट इज स्फेरिकल इन नेचर। ईच वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हर एक पार्टिकल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अनदर सोर्स। तो आपने कहा सर हर एक पॉइंट करेगा कि कुछ पॉइंट करेंगे, कि किसी को भी ले सकते हैं कि सर मतलब हर एक कैसे, कोई दूरी फिक्स है? उनका हाइजन साहब ने कहा नो, कोई दूरी फिक्स नहीं, सब कहीं जहां मन करे वहां ले लो। each and every point on this particular wave front will behave like a secondary source। ये क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स। इससे एक लाइट रे निकली, ये लाइट रे यहां पहुंची, और यहां से ये सब एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो इनसे भी लाइट रे कुछ इस तरीके से निकलेगी। और इस लाइट रे का आपस में क्या होगा, उनका जितने ये सोर्सेस बनते हैं, इन लाइट रेज का आपस में भी इंटरफेरेंस होता है। ये लाइट रेज, ये वेव्स आपस में टकराती हैं, और इन वेव्स के टकराने के कारण इनका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनता है, रिजल्टेंट पाथ बनता है, जो वापस से एक मैक्सिमा को दर्शाता है, एंड दैट पार्ट इज डिफाइंड एज अनदर वेव फ्रंट। जहां पर इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वापस होता है, वो सारे पॉइंट को अगर आप मिला देंगे तो ये वापस से एक और नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इन्होंने इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट की जाने की कहानी को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत कई बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, कई बच्चों को ये बहुत अजीब सा लगता है कि सर करना क्या चाह रहे हैं ये तो बताओ। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान समझना। रे ऑफ लाइट के या लाइट का एक स्फेरिकल प्रोपोगेशन, ये तो मेरे को दिखाई पड़ता है कि लाइट ऐसे स्फीयर में बढ़ती जा रही है, हम लोग इंटेंसिटी को I/4πr² लिखते जा रहे हैं।
लेकिन इस प्रोपोगेशन को एक नया नजरिया दिया हाइजन प्रिंसिपल ने। हाइजन गेव एन न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग द एनर्जीज। उन्होंने एक नया तरीका दिया। उन्होंने बोला कि यार ये जो प्रोपोगेशन है इसको ऐसे मत मानो। उन्होंने कहा कि इसको मानने का तरीका इंटरफेरेंस है। और उनका देखो लाइट रेज जो है वो हर एक सोर्स है और यहां से बहुत एन नंबर ऑफ सोर्सेज बन जाएंगे, वो सब के सब एक नई एनर्जी छोड़ेंगे और उन सबके करस्पॉन्डिंग फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और फिर यहां पर बनेंगे, फिर सब छोड़ेंगे और इस तरीके से इंटरफेरेंस होता जाएगा और ये वेव फ्रंट बाहर की तरफ बढ़ता चलेगा। तो जो लाइट रे को एक तरीके से हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया। They have given one more way of defining the propagation of light, and that way of defining is simply defined as each primary source is the creator of secondary source, and the secondary becomes primary, and then that secondary creates tertiary, and then tertiary becomes primary, and then that tertiary becomes the second next डिस्ट्रक्टिव इनके बीच में बनेगा। यहां पर लाइट रेज आएंगी जहां पर डिस्ट्रक्शन, जो किरणें आप देखते हो ना वो इनका डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है। उन्होंने बोला कि यार ये किरणें आती हैं और वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पर ये डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हम बात करते हैं ये विजुलाइज हो पाती है हमें बहुत स्मॉल स्केल पे। बहुत बड़े स्केल में इनके जो डार्क और ब्राइटर, जैसे आप आंख को बड़ा करके देखें, आपको सर हमको ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ता कहीं काला कहीं सफेद है, लेकिन जब आंख को छोटा करते तभी हमें दिखाई पड़ता है। The differentiation between bright and dark, it is not a very concrete one. ऑब्वियस सी बात है कि ब्राइटर इतना ब्राइट होता है कि उसके पीछे डार्क छुप जाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि सनलाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टार्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं दिन में स्टार्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो ब्राइट इतने ब्राइट हो गया है, इतना ब्राइटनेस आ गई है कि खत्म ही हो गई सारी चीजें। फिर जब हमारे आंखों को वो इंटरफेरेंस, जब हम डिफ्रैक्शन करते हैं तब हमें वो लाइट रेज सुपर इम्पोज करती हुई समझ में आती है, दिखाई पड़ती हैं और वहां पर डिस्ट्रक्शंस होना स्टार्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना स्टार्ट होते हैं। हाइजन के इस प्रिंसिपल के माध्यम से उन्होंने बोला कि देखो यहां पर जब ये लाइट टकराएगी तो ये भी एक सोर्स होगा और यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट फिर बिहेव करेगा और ये इस तरीके से अपनी लाइट रे को और आगे की तरफ प्रोपोगेट कर देंगे। नहीं, दैट इज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आपकी आंखों के बीच में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है, उसके कारण दिखाई पड़ता है। आईलिड्स का नहीं होता है बेटा। वो आईलिड्स का होगा तो सेम पैटर्न दिखाई पड़ेगा। अगर आईलिड्स का होता है तो हर जगह पे सेम दिखाई पड़ता है। अपने आप आंख के साइज को ऊपर नीचे करेंगे तो अपने आप वो सिचुएशन बदल जाएगी। ठीक है। अब लेकिन हाइजन वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। अब समझना, हाइजन की एक प्रॉब्लम थी। हाइजन का लिमिटेशन क्या था, या इसको बोले कि ड्रॉबैक, नॉट लिमिटेशन। अगर मैं ड्रॉबैक बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। हाइजन से जब बोला गया, आपने बोला कि सर ये सोर्स ऑफ लाइट है, आपने ऐसा ही क्यों बोला कि ये सिर्फ आगे जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट है तो पीछे की तरफ भी तो रोशनी पैदा करेगा। तो हम तो हमेशा रे को आगे की तरफ बढ़ते देख रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं वेव फ्रंट सिर्फ आगे की तरफ बनेंगे। तो अगर वेव फ्रंट सिर्फ आगे की तरफ बनेंगे तो आप आधा आधा सर्कल क्यों बना रहे हैं? भाई सोर्स होगा तो चारों दिशाओं में छोड़ेगा ना, पीछे की दिशा में क्यों नहीं छोड़ेगा? और इस बात को एक्सप्लेन किया गया जो थोड़ा सा हमारे कोर्स के थोड़ा सा बियॉन्ड जाता है, थोड़ा सा, नॉट बहुत ज्यादा लेकिन थोड़ा बियॉन्ड रहता है। तो आपने बोला सर ये इसके पीछे ना आने का एक कारण एक्सप्लेन किया गया, एक थ्योरी दी गई। अगेन दीज आर द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, कोई भी लॉ नहीं है, कृपया करके इस बात का बहुत ध्यान रखिए। दीज ऑल आर द थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल जो सर्टेन प्लेसेस पे एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ सर्टेन फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर रही हैं, इसलिए हम इनको एक थ्योरी और प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। एंड देन थ्योरी केम इनटू द पिक्चर दैट एम्पलीट्यूड इट ट्रांसफर इट इज सिंपली इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड के नोट। ये जो एम्पलीट्यूड ट्रांसफर करते हैं, ये जो नया सोर्स बना, ये पीछे की तरफ, क्योंकि जब पीछे की बात होगी तो उसके लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। एंड इफ थीटा बिकम्स 180 डिग्री तो एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट बिकम्स 0। एम्पलीट्यूड अगर लाइट का 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि पीछे की तरफ कोई भी लाइट रे ट्रांसफर नहीं होती है। बहुत ईमानदारी से बात करूं, क्योंकि मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो मुझे इस कुछ बातों का
जिक्र इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये टॉपिक हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जहां पर जो चीज नहीं लगी वहां पर उसके एक नया लॉ डिफाइन करके उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। वेव ऑप्टिक्स एक टॉपिक जो है ये कहीं कहीं पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह फील जरूर देता है। 150 पर होगी, बिल्कुल होगी, 150 पर होगी, और माइनर लाइट जो होती है वो डिफ्यूज होती है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो 150 पे जो पीछे की तरफ लाइट रेज होती हैं ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव भी कर देती हैं। मेजर फिनोमिना जो देखने को मिलता है वो आगे की तरफ देखने को मिलता है, उसके फ्रंट सर्कल की तरफ देखने को मिलता है। 150 पे भी होगी, 170 पे भी होगी, 179 पर भी होगी, बिल्कुल होगी, बट दे आर वेरी नेग्लिजिबल इन अमाउंट। ये सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं। इसको जिस तरीके से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन या इन थ्योरीज को समझने के लिए आपका माइंडसेट अभी उतना रेडी नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वांटम को समझना सबके बस की बात नहीं है, क्वांटम को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उतरते हैं तो हर चीज को आप समझ पाए ये जरूरी नहीं है। And that is also been defined with the help of Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle क्या बोलता है कि आपके यहां होने की, आप जैसे अपने कमरे में बैठे हैं, चेयर में बैठे हुए हैं, आपसे कोई पूछे कि आपके अपनी चेयर पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम विद मी, अच्छा नहीं ये लगेगा बेटा। मैं आपको इसीलिए कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए मैं बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश भी करता हूं कि यहां पर हाइजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन कहां से आया, क्योंकि ये जो चीजें आई हैं निकल के ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ योर्स हैं। बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ योर का कहने का मतलब है ये आपके लिए जब आप बहुत रिसर्च में जाओगे तब चीजें आपको चमकना स्टार्ट होंगी। मॉडर्न फिजिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में, मैं अगर आपको याद हो केडीएस, तो मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपसे पूछे आपके कमरे में होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2। जैसे आपने श्रोडिंगर्स कैट का फिनोमिना भी समझा होगा। तो हियर एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटीज, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सर्टेन इक्वेशंस, और यहां पर अभी बहुत बड़ा स्कोप ऑफ रिसर्च बचा हुआ है। हाइजेन के प्रिंसिपल से डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो गए बहुत अच्छे तरीके से। ये मानने से, समझना मेरी बात को, किसी ने उन सोर्स को नहीं देखा, ना ही आप ऐसे माइक्रोस्कोप लेके जाओगे लाइट में तो आपको ये सोर्सेस पैदा होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या होता है, हम लोग जिस एज में हो या आप लोग जिस एज में हैं उस एज में आपको ऐसा लगता है कि सर आंखों देखा नहीं तो कैसे माने, सर दिखाओ कहां पे सोर्स है। सर आप बोल रहे हो कि एक लाइट ने एक और नई लाइट का सोर्स पैदा कर दिया, सर ये कैसे पॉसिबल है, आप दिखाओ तो कहां सोर्स है। तो अब क्या होता है, हम लोग इन सब चीजों को, ये मैं आपकी एज में था तो मैं भी इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं था। फर्जी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने की जुगाड़ है, मतलब ये तो सिर्फ जुगाड़बाजी है। दिस इज व्हाट वी फेल्ट लाइक, दिस इज व्हाट वी थिंक लाइक, क्योंकि हमें लगता है आंखों देखी चीज ही सही है, जो आंखों ने देखा वो सही नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली गलत होता है। फिजिक्स के केस में जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं या थोड़ा सा क्वांटम की डेप्थ की बात करते हैं, तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। इसलिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा इनऑर्गेनिक की तरह मान के बातचीत करिएगा। एहसास इसलिए दिला देते हैं कि मन में शंकाएं जो होती है वो दूर हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर ने भी उतना ही सोचा है, हमको पता है आपकी फीलिंग क्या है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस मैं बहुत सारी चीज़ों को, हाँ, आपको बताने का सिर्फ एक रीज़न ये हो जाता है कि आपके मन के अंदर जो एक व्यथा होती है ना कि कहीं गलत तो नहीं है कुछ, अरे यार सही मज़ा नहीं आया, वो वाली एक चीज़ होती है वो हट जाती है कि नहीं यार ठीक है। ये अभी हम थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो हाइजेन के लेवल पे जब पहुंचेंगे तब इनकी इन सब बातों को, इनके सोर्सेस को समझना, इन हाइपोथेटिकल एजम्पशन को समझ पाना ये आ जाएगा। जैसे बहुत बेसिक सी बात करें, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी बुरा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसने देखी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने से पहले ही हम बोल देते हैं कि हाइपोथेटिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने से पहले ही हम लोग बोल देते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है। और अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने से पहले हाइपोथेटिकल, लेकिन उसकी कहानी सारी करते हैं, सारी कहानियां बनाते हैं हाइपोथेटिकल होने के बाद भी। क्या हम बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल फील्ड है, फिर पढ़ क्यों रहे हाइपोथेटिकल है तो
बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिनोमिना। इलेक्ट्रिक फील्ड को मानने से मेरे बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो रहे हैं, और एक नॉन रियल चीज हम पढ़ते हैं। तो समझने की बात, इसलिए थोड़ा सा जो बच्चे हमारे काफी प्यारे हैं, जो थोड़ा सा दिमाग अच्छे लेवल पे लगाते हैं, जो सोचते बहुत अच्छा है, उनके मन में ये छोटी छोटी व्यथाएं आ जाती हैं, तो उन व्यथाओं को समझिएगा। तो फिजिक्स को जब आप समझोगे तो आपको, मैं अभी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो यही बात हुई। मैंने कहा देखो, जब तुम लोग एक लेवल के बाद अंदर चले जाते हो, एक लेवल के ऊपर पहुंचते हो फिजिक्स में, तब तुमको ऐसा लगता है कि फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर शॉर्ट ऑफ सेम थिंग। RIP ड्रॉपर बैच, यस यस यस। तो वो आपको काफी हद तक सिमिलर काइंड ऑफ चीजें समझ में आती हो कि डेप्थ, इन द डेप्थ ऑफ द फिजिक्स यू फाइंड everything is uncertain, everything is not accurately defined, not accurately defined, कुछ भी accurately defined नहीं है, neither the momentum nor the position nor the, अब हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी आ गया तो इसका मतलब सब में अनसर्टेनिटी बैठी हुई है यार। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, एक्यूरेटली आप बता नहीं सकते हो कहां पे पार्टिकल, उसका मोमेंटम कितना है। तो इसलिए कुछ बातों को यहां पर जब आप वे ऑप्टिक्स समझ रहे हो तो अपनी लिमिटेशंस को जरूर समझिएगा, अपने दिमाग की लिमिटेशन को समझिएगा कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। तो कुछ जगहों में बोलिएगा ये जो हो रहा है ये है फिनोमिना, एंड दिस फिनोमिना इज एबल टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज वाई। चलो भाई, अब आगे आते हैं। अब कुछ और कहानियों को समझाता हूं मैं आपको। तो हाइजन की कहानी तो एक्सप्लेन हो गई। हाइजन की कहानी ये भी एक्सप्लेन हो कि एम्पलीट्यूड पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। तो बैक ऑफ द लाइट हमें कम नजर आता है, फ्रंट ऑफ द लाइट हमें ज्यादा नजर आता है, तो इसीलिए वेव का प्रोपोगेशन फ्रंट डायरेक्शन में होता है। सोर्स का डिफाइन करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसलिए इस एम्पलीट्यूड फिनोमिना को एक्सप्लेन भी किया गया। जो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड वैल्यू थी आपने डिफाइन किया, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने डिस्क्राइब भी कर डाली। आपने कहा ये भी ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट का कंसेप्ट के ऊपर, अपनी नेक्स्ट बातचीत के ऊपर, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हाइजन प्रिंसिपल की आगे की बातों को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। अभी हमने हाइजन प्रिंसिपल की बात कर ली, और मैंने एक बात आपको बताई कि लाइट के जो सोर्सेज हैं, हर एक पॉइंट ऑन द लाइट रे बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स। तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं लाइट रे का अगर एक तिनका एक रे पहुंच गई, वो रे में हजारों सोर्स ऑफ लाइट पैदा है, बस इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। बाकी वो वहां की लाइट और लाइट पैदा करने के लिए, मतलब अगर आपके कमरे में एक छोटी सी लाइट रे आ रही है, तो आपके कमरे में, पूरे कमरे में थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो जाता है, क्योंकि बिकॉज दैट पर्टिकुलर लाइट रे इज एबल टू बिहेव लाइक अ सोर्स, एंड इट इज डाइवर्सिंग इन ऑल द डायरेक्शन एंड मेकिंग यू विजिबल ऑल द थिंग्स। अब कुछ नहीं निकालेंगे, अब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा कोई बैच नहीं निकलेगा अब, आई टीच ऑफलाइन। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हाँ लैपी से आप ओबीएस डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए कमिंग टू द पॉइंट अगेन, और नाउ वी आर गोइंग डिस्कस सर्टेन फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस। अब आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि जिसके कारण आपको कभी कभी उजाला और अंधेरा दिखाई पड़ता है। क्या होता है बेटा, ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना, इट इज अ वेव नेचर। Interference is not the property of the light wave, but interference is the property of wave. Any type of wave, it is applicable in string wave, it is applicable in sound wave, it is applicable in light wave. सभी में applicable है, और सभी के लिए ही ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। क्या होता है बेटा, मैं बहुत फंडा
पैसे ही पैसा होगा, ये बात भी सही है भाई। तो वेव, स्ट्रिंग, साउंड एंड लाइट, दीज आर द बेसिक, हर एक में ये एप्लीकेबल है। वेव नेचर, अगर वेव की इक्वेशन की बात की जाए तो कोई एक वेव है y बराबर a1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1x। और मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वेव नहीं भी पढ़ा है, अगर फंडामेंटली वेव की इक्वेशन आपको पता है तो आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर एसएचएम का सुपरपोजिशन पढ़ा है तब भी काम हो जाएगा और उतनी बातों से आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, ये मुझे लगता है। स्टिल आई ट्राई। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और माइनस ये दो हो गया। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरफेरेंस इज ओनली पॉसिबल। इंटरफेरेंस का पहले कंसेप्ट, पहले प्रिंसिपल समझो क्या है इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बोलते हैं। इंटरफेरेंस इज सिंपली कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर दो डिस्प्लेसमेंट एक बिंदु पर होने जा रहे हैं, if there are the two displacement occurring at a same place, दो डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन पे अगर होने जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज द वेक्टर समेशन ऑफ द बोथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला कि y नेट जो होगा इट इज वेरी सिंपली इक्वल टू y1 प्लस y2। जो y नेट होगा इट इज सिंपली इक्वल टू y1 प्लस y2। आपने कही बात भी सही है, ये y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये y1 प्लस y2 के बराबर है तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। अब यहां से अपने के सामने कहानी आती है। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस k1x। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ करता हूं जब हम लोग स्ट्रिंग वेव की बात करते हैं, तो मैं वहां पर प्रैक्टिकली इस बात को प्रूफ कर पाता हूं आप सही बच्चों के सामने, तो काफी बेहतर आउटपुट होता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पर बात करें तो ये इफ दिस कैन नॉट बी, इसका कोई रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं। इफ ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, रिजल्टेंट कैन नॉट बी डिफाइंड। रिजल्टेंट कैन नॉट बी डिफाइंड का मतलब ये कि हम लोग अपने नॉलेज के करस्पॉन्डिंग या अपनी मैथमेटिक्स के करस्पॉन्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग इसके रिजल्टेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपस में बराबर नहीं है तो आपने कहा सर किस कंडीशन में कर सकते हैं। इन द कंडीशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि दो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू, आप लोगों ने एसएचएम के सुपरपोजिशन में पढ़ा होगा, a2 साइन ओमेगा टी। ऑब्वियस सी बात है यहां पर सिर्फ एक kx का और अब आ जाता है। आपने कहा सर ओमेगा सेम होगा तो क्या k भी सेम होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, k बराबर क्या होता है, आपने बोला ओमेगा अपॉन वी, और k इज इक्वल टू अगर ओमेगा अपॉन वी होता है तो इंटरफेरेंस होना है इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड v इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, तो इंटरफेरेंस होगा तो एक ही मीडियम में होगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव विल बी सेम। तो इसका मतलब v1 v2 भी सेम होगा, क्योंकि भैया मीडियम की प्रॉपर्टी है, कोई भी वेव होती है वो आपकी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो आपने कहा अच्छा, अगर इफ ओमेगा 1 बराबर है तो इनका रिजल्टेंट, मैंने कहा इसको निकालने का हमने वेक्टर मेथड सीखा है। आप अगर चाहें तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकली खोल के सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में ही वेक्टरली जब एसएचएम का सुपरपोजिशन पढ़ते हैं तो सामान्यतः सिखा दिया जाता है कि कैसे करना है। तो अगर आपके पास एक वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस फाइव, इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसे केसेस में जो रिजल्टेंट आता है ए नेट होता है, दैट कैन वेरी सिंपली बी डिफाइंड एज, जो आपके वेक्टर समीशन होता है बिल्कुल उसी पर डिपेंडेंट है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ वाई। दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और जो नेट इक्वेशन बनेगी, जो नेट वेव होगी, y बराबर ए नेट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा मैंने बताया तो है, शायद मुझे याद आ रहा है, ये मैंने एक बार पढ़ाया है वाई, अगर तुम लोगों को शायद मुझे याद है कि मैं तुमको पढ़ाया यार, वो थ्री साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और फोर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव का मैंने कराया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। कराया क्या बेटा मैंने आप लोगों को? बस श्रेयांश का मुझे ऐसा आंसर याद आ रहा था कि उसने कुछ ऐसा आंसर दिया था। फाइव की बात करेंगे तो जैसे ए वन जीरो पे है, ए टू यहाँ पर है बेटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए नेट इनके बीच में आएगा फेजर डायग्राम के माध्यम से। तो इनके बीच का जो ये एंगल बनेगा फाई, दिस इज कॉल्ड एज फाई नेट। इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, तो फाई नेट क्या हो जाएगा, ए वन से उसके बीच का एंगल। एफ टी कराया था, हाँ मुझे ऐसा याद आ रहा, मैंने पढ़ाया था। तो फाई नेट यहाँ पे निकल के आ जाता है, दिस इज द वे वी डिफाइन। खैर अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका ये यूज नहीं होने वाला है, इसकी कुछ बेसिक बातें यूज होंगी, जो सिर्फ ये फॉर्मूला है इसी का हमको उपयोग आने वाला है। बाकी सारी इक्वेशन या रिजल्टेंट इक्वेशन जो है वो हम लोग स्ट्रिंग वेव में उपयोग में लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में उपयोग में लेते हैं, यहाँ पे उसका उपयोग नहीं रहता है। आपने कहा अच्छा दो वेव अगर सुपर इम्पोज कर गई तो उसका जो रिजल्टेंट है ए नेट, it is been defined as under root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi। मैंने कहा देखिए यार बता भाई एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? आपने कहा सर दो वेक्टर का समेशन मैक्सिमम और मिनिमम होता है जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब दोनों की दिशा सेम हो जाए, यहाँ पे थीटा यहाँ पे फाइव लिखा हुआ चीज, या फिर इसके बीच की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, मतलब -1 हो जाए, तो इट विल बी a1 माइनस a2। तो आपने कहा सर मैक्सिमम मिनिमा की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से तो आता है मैक्सिमम मिनिमा। अभी एफटीपी होता था फील द फिजिक्स यार, ये जिस दिन से एफटीपी गया ना उस दिन से ये मोटिवेशन मेरा खुद का चला गया। देयर वाज अ चैनल बाय द नेम ऑफ फील द फिजिक्स। तो इस चैनल से वो चीज़ आती थी, वो मन होता था कि इसमें जान लगा के बढ़ा देंगे। इसके बाद से वो जान लगाने का काम थोड़ा सा कम हो गया है ना। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। हाँ बेटा लेके आऊंगा मोटिवेशन, मुझे भी जरूरत है। हाँ उसमें तो कबीर सिंह बन के काम हुआ था, पूरा दाढ़ी वाड़ी कहाँ अलग लेवल में बढ़ गई थी, सब कुछ था। यस 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 यस, आई एग्री। चलो कमिंग टू द पॉइंट बेटा, अब जब होता है कि जब इन दो वेव के बीच में, इसको बोलते हैं फाइव जीरो होना, फाइव की वैल्यू 0 डिग्री होना, 2 पाई होना, 4 पाई होना, इसको बोलते हैं सेम फेज का होना, ठीक है। और फाई की वैल्यू आप समझिएगा, फाई कहाँ से निकल के आएगा, फाई की वैल्यू 180 डिग्री होना, इसको पाई भी बोल सकते हैं, 3 पाई बोल सकते हैं, 5 पाई बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। आपने कहा ठीक है सर, ये हो गया फेज, ये हो गया अपोजिट फेज।
अब यहाँ पे समझना बेटा, ए नेट की बात करें तो अब आपने बोला कि सर देखो बेसिकली जब दो वेव्स आती हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कैसे कैसे हो सकता है और क्या क्या तरीके हैं, हाउ एग्जैक्टली द फेज डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड एंड हाउ एग्जैक्टली द फेज डिफरेंस इज इनकाउंटर्ड। ठीक है, तो पहले सोर्सेस के बीच में फेज डिफरेंस के कारण को समझेंगे और उनको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको समझेंगे। आपने कहा सर देखो उसके पहले इस बात को समझना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कॉल्ड एज, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव जो आपने अभी देखा, दोनों जब एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम हो गया। तो ए मैक्स को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ए मिनिमम को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने कहा दो वेव के जुड़ने से इंटरफेरेंस तो होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा ये डिपेंड करेगा उनका जो सुपर पोजिशन हुआ है वो किस फेज में हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट फेज में हुआ है या एक सेम फेज में हुआ है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एक वेव ये ऊपर जाती हुई आई और एक और वेव ये ऊपर जाती हुई, अब ये दोनों वेव अगर टकराएंगी मेरे प्यारे बच्चे, अब जैसे एक वेव, दोनों वेव टकरा गई, एक ये वेव टकराई यहाँ पर, एक और ये भी टकरा गई, तो जब ये दोनों बिल्कुल मुलाकात करेंगी तो ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ गया? क्योंकि दोनों वेव इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहती थी, और अगर दोनों के पार्टिकल एक दूसरे को ऊपर लेके जाना चाहते थे तो एम्पलीट्यूड ओवरऑल इंक्रीज कर गया। दिस इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर समझने की कोशिश करनी है तो अपन इन दो वेव को सुपरपोजिशन करा देते हैं कि इधर से आएगी इधर से आएगी। अब जब ये दोनों सुपरपोजिशन करने वाली होंगी तो अपन बोल सकते हैं कि एक ऊपर लेके जाना चाहती है एक नीचे लेके जाना चाहती है, तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? आप बोलेंगे रिजल्टेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट ऑलमोस्ट जीरो है, या अगर बराबर होगा एम्पलीट्यूड तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्टेंट वेव विल बी जीरो। बात समझ में आती है? तो आपने बोला इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, थोड़ी बहुत समझ में आती बात सर। तो मैंने कहा देखो बेटा, पहले तो फॉर इंटरफेरेंस अपनी कुछ कंडीशंस को समझिएगा और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम कुछ सोर्सेस को डिफाइन करेंगे। अगर मुझे इंटरफेरेंस होना होता है तो इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट हमको चाहिए ओमेगा 1 या फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। आपने कहा अगर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इसके लिए हम दो सोर्सेस लेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन ऐसे कोई भी दो सोर्स का मिलना इम्पॉसिबल होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम रहे। शायद यस न्यूक्लियस और अकेडमी दोनों, या अकेडमी में भी ऑफलाइन आ रहा है ना कोटा में, तो वहां पे भी। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट द सोर्सेस, दो तरीके के सोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को समझने का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में, दो पोजीशंस के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया? द सोर्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस, जिनका ना ही फ्रीक्वेंसी ना ही फेज डिफरेंस समय के साथ ना बदल रहा हो, ऐसे सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट सोर्स का नाम देते हैं। मतलब आपने कहा कि इसका मतलब, मैंने कहा देखो यार दो पार्टिकल हैं, दो रेज गई, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी हो गई y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये y1 हो गया, एक y2 हो गया। आपने कहा सर ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है क्योंकि फाई जो है इनके बीच में अगर किसी लोकेशन x पर बात की जाए तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कभी समय के साथ बदलेगा नहीं, एंड एट सेम फेज डिफरेंस विद टाइम, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है? आपने कहा जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द फेज
डिफरेंस बिटवीन वेव्स चेंजेस विद टाइम, समय के साथ बदलने लग जाए। आपने कहा अच्छा, तो सर इनकोहेरेंट तो अपने काम के है नहीं। मैंने कहा नहीं यार, इनकोहेरेंट अपने किसी काम के नहीं है। काम के कौन? आपने कहा कोहेरेंट। तो कोहेरेंट पैदा कैसे करेंगे सर? कोहेरेंट क्या होगा जिससे कोहेरेंट बन जाएगा? और इधर तो बताऊंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस बनाने का जो तरीका होता है वो समझिएगा। कोहेरेंट को बनाने के बेसिक दो तरीके। आपने कहा कौन कौन से होते? तो बेसिकली 3 हैं, लेकिन पहला होता है स्लिट। एक सोर्स को इसके पीछे यहां लगा दिया। अब इस सोर्स से लाइट रेज निकली और ये लाइट रेज इन मीडियम से क्रॉस हुई। तो जब इनसे क्रॉस हुई तो ये सेम सोर्स के ही एक ही बाप की 2 औलादें हैं एक तरीके से, तो इनके डीएनए तो मैच करेंगे। क्या कर लेंगे? तो ये दीज 2 सोर्सेस डेवलप्ड फ्रॉम द सेम सोर्सेस, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो 2 सोर्सेस बनेंगे, दीज सोर्सेस आर कोहेरेंट। आपने कहा सर कोहेरेंट हो गए, तो क्या इन 2 सोर्सेस के ये दोनों पार्टिकल कोहेरेंट बनेंगे? आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मिड पॉइंट पर रखा है तो सर दोनों की दूरी सेम है, तो दोनों पार्टिकल्स कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। क्या हम इसी पर अभी थोड़ी सी और बातचीत करें तो इसी पर एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, इसको बोला जाता है लॉयड मिरर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एक सोर्स तो मेरे पास ये था, ये सोर्स लगा दिया और उन्होंने नीचे लगा दिया एक मिरर, और उनका देखो भैया हमारे 2 रेज हमारी टकराएंगी आपस में। कौन कौन सी? आपने कहा देखो यार, यहां पर अगर मैं एक स्क्रीन लगा दूं तो एक तो ये रेज आएगी जो यहां से जाके इससे टकराएगी, ऐसे जाके ऐसे आएगी, और एक रे यहां सीधे चली जाएगी। तो ये दोनों रेज जो लाइट रेज हैं जो कहीं यहां पे टकराने वाली हैं, किसी स्क्रीन पे सामने टकराएंगी, तो इन दोनों की जो लाइट रेज हैं, ये दोनों लाइट रे कैसी हो गई? आपने कहा सर ये लाइट रे कुछ यहां से आती हुई प्रतीत होगी क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होके आ रहा है। सो दिस लाइट रे सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज कॉल्ड एज लॉयड मिरर। अभी इन सबके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बड़े बड़े लेवल पे, इन सबका प्रॉपर कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बताएंगे। लेकिन अभी हर छोटी छोटी बात को समझा रहा हूं कि कोहेरेंट सोर्सेस कैसे डेवलप करेंगे, फिर अभी इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी छोटी छोटी बातें समझ लोगे तो आगे इन सब चीजों को चर्चाओं में और मजा आएगा कि इस सोर्स को अगर मूव करा देंगे तो क्या कोहेरेंट सोर्स बचेगा कि नहीं बचेगा, इस सोर्स को आगे पीछे ऊपर नीचे करने से इसके कोहेरेंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये कुछ बातें ऐसी जो आपको सोचनी है और सोच के फिर बतानी है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए, फिर ही आप बता पाएंगे। तो लॉयड मिरर के माध्यम से भी हम कोहेरेंट सोर्सेस पैदा कर सकते हैं। एक तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेशनल बाइप्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेशनल बाइप्रिज्म। फ्रेशनल बाइप्रिज्म के माध्यम से भी आपको 2 कोहेरेंट सोर्स पैदा किए जा सकते हैं। कैसे होंगे वो भी आगे की चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन अभी हमने कहा कि सर हमने 2 सोर्सेज ऐसे पैदा कर लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब आप इन दोनों को टकराओ और मुझे ये बताओ कि कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा, कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कैसे लाइट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनाएगी, ये सब चीजें आप समझाओ मुझे। तो अब इन दोनों का फाइनल केस किस तरीके से होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे इन द YDSE एक्सपेरिमेंट। किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इसकी पूरी कहानी को कल मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, उनकी क्या क्या कहानी होती है, इन सोर्सेस के मूवमेंट से क्या होने वाला है, और फेज डिफरेंस जो आता है वो किन कारणों से आता है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का क्या रिलेशन है, फेज डिफरेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, इन सब की पूरी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। यंग इज स्टिल यंग।
कितना ही बुढ़ा हो जाए, यंग हमेशा यंग रहेंगे। यंग विल ऑलवेज बी द यंग, यंग हमेशा यंग रहेंगे। ठीक है, तो कल काफ़ी मज़ेदार रहेगा सेशन मोस्ट प्रोबेबली, और कल बहुत शानदार चीज़ हम लोग वे ऑप्टिक्स के अंदर खत्म करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ वेरी ग्रेट डे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आइकॉनिक और प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के दौरान SM11 कोड का उपयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी लगता है इनअप्रोप्रिएट इन द कंटेंट, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस सेशन से रिलेटेड PDF वगैरह आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी